तो कल हम लोगों ने सब ग्रुप के लिए टेस्ट क्या होना चाहिए ये बात की थी। तो अगर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एच, जहां पर जो एच है वो जी का सबसेट है। जी एक ग्रुप है, तो उसका सबसेट है और उसमें ये कंडीशन होल्ड कर रही है। तो हमने ये कहा कि ये नेसेसरी भी है और इतना होना ही पर्याप्त भी है, सफिशिएंट भी है, ये बताने के लिए कि एच जो होगा वो जी का सब ग्रुप होगा। यही कराया था ना, इससे आगे कोई रिजल्ट और कराया था थ्योरम के तौर पर? नो सर। यही था। टू स्टेप टेस्ट नहीं हुआ था ना? नो सर। सर वो नहीं बात है। अच्छा, तो एक ये भी है। और कई बार तो ये है कि पहले टू स्टेप पढ़ा लो और फिर वन स्टेप पढ़ाओ। भाई वन स्टेप तो एडवांस ही होगा टू स्टेप के मुकाबले, तो ये भी हो सकता है सोचना, और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट जी बी अ ग्रुप and H is a subset of G. Then the necessary and sufficient condition for H to be a subgroup of G is: first, AB belongs to H for every A comma B belongs to H, and second, A inverse belongs to H for every A belongs to H. आपके पास ये रिजल्ट है। दूसरा, इसको प्रूव करना है। अगर सब ग्रुप है तो उसके लिए नेसेसरी है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और अगर कोई सबसेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 8 बजते 2 मिनट तक हर हालत में ज्वाइन कर लिया करें। मैं लिंक 8 बजे से पहले खोल देता हूँ। एक दो बार मेरी भी वो लेट हुआ हूं मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितने बजे कहा जाए उतने बजे का मतलब उतने ही बजे होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि टाइम पर ज्वाइन कर लिया करें। 8 बजे मतलब 8 बजे, या उससे पहले, उसके बाद नहीं। पहले आप लोग डिसिप्लिन में रहना सीखिए, उसके बाद ही आप जिंदगी में बाकी चीजें सीख सकते हैं, वरना कुछ नहीं सीखा जा सकता। अनुशासन जरूरी है बच्चों। आप लोग मुझसे आधी उम्र से भी कम है, अभी छोटे हैं अधिकतर लोग। मैं उसके बाद भी सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, रात को 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, दिन में सोना होता नहीं। इतना सारा वर्कलोड होता है क्योंकि कई बार मुझे भी लगता है मुझसे नहीं उठा जाएगा, लेकिन अगर डिसिप्लिन है तो उठना पड़ेगा। कुछ करना है सार्थक जिंदगी में तो उठना ही पड़ेगा, उठे बिना और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वैसे टाइम पर काम करना जरूरी है। तो नेसेसरी कंडीशन हम लोग, अगर आपको समय देने के बाद उस टाइम पर मैं क्लास स्टार्ट नहीं करता, तो इसका मतलब है मुझे अपने जो शब्द बोल रहा हूँ, एक तो उसकी इज्जत करनी नहीं आती, और दूसरा मेरी नजर में आपकी इज्जत भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको समय तो दिया लेकिन फिर उस टाइम पर खुद नहीं अटेंड कर रहा हूँ, तो वो गलत है। यही बात आपके लिए भी। तो नेसेसरी में देखिए, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, मान लेते हैं ये।
एच सब ग्रुप है, तो इसका मतलब है एच इटसेल्फ कुछ नहीं है, ऑर्डिनरी प्रूफ है, इटसेल्फ अ ग्रुप विद सेम बाइनरी ऑपरेशन। आप लॉजिक करने की अपनी क्षमता बढ़ाइए इन सब चीजों को पढ़ने के बाद, ये समझिए बस। तो अगर ऐसा है, एच अपने आप में ग्रुप है, तो एच में ये क्लोजर है और ये इनवर्स है, ऑब्वियसली मैं आपको क्या प्रूव करना है इसमें? ऑब्वियसली बोथ द प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, properties are satisfied in H। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को फिर भी है दिक्कत तो बोलिए प्लीज, ये समझ में नहीं आया तो बता दिया जाएगा। तो नेसेसरी नॉर्मली बहुत टफ नहीं होती प्रूफ करने के लिए, हाँ डिराइव करना यही टफ होता है, मैंने कल बताया भी था कि कैसे डिराइव करें कि नेसेसरी कंडीशन हो जाए, क्योंकि जो आप नेसेसरी बताएंगे ना वो हर किसी को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तो चीजें उतनी आसान नहीं है। हाँ सफिशिएंट में देखिए, अब हमें पहले स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए हम करना क्या चाह रहे हैं। लेट एच बी अ सबसेट ऑफ जी सेटिस्फाइड कंडीशंस 1 एंड 2 लिख देता हूं सीधे। तो एच एक सबसेट है जी का जो इन दोनों को कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्लोजर और हर एक का इनवर्स है। ठीक है, तो हमारा दावा क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? सब ग्रुप। एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ये प्रूफ करना है बच्चों। ठीक है ये प्रूफ करना है, लेकिन ये लिखने के तरीके भी सीखने चाहिए। जो बच्चे सेकंड ईयर पहली बार अभी सेकंड ईयर में हैं उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अच्छा ऐसे लिखते हैं। अब मुझे ये दिया है कि अगर ए ट्रॉमा गिवन इफ ए ट्रॉमा बी बिलोंग्स टू एच है तो ए बी इनवर्स भी एच में ही है, ये दिया हुआ है। No, ठीक, AB belongs to H. अरे सॉरी यार, ए बी बिलोंग्स टू एच, सॉरी। तो ए ट्रॉमा ए एच में है, A इनवर्स लेना पड़ेगा। हाँ सॉरी, अगर ए एच में है तो आपने कहा है कि ए इनवर्स भी एच में है, तो मैं ए एच में ले रहा हूं, ए इनवर्स एच में ले रहा हूं, और इस प्रॉपर्टी से इन दोनों का ए इनवर्स से जो ऑपरेट करके आया वो भी एच में आ जाएगा। तो टारगेट क्लियर होना चाहिए कि करना क्या था बेसिकली। क्लोजर तो है ही, एसोसिएटिविटी प्रूफ करने की जरूरत होती नहीं, वो तो लिखा जाता है केवल, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जब जी के एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे तो एच के भी करेंगे। तो करना क्या है बेसिकली, ध्यान से सोचिए। एच में आइडेंटिटी हो गई, एच में हर एलिमेंट का इनवर्स पहले से ही है, क्या एच ग्रुप हो गया? सो एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। क्या सारे बच्चों को क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जी, तो आइडेंटिटी हो गई ना। यहां से आपको एक चीज मैंने जानबूझ से छोड़ी है जो आपको लिखनी चाहिए, क्या? Associate is obviously हाँ, associativity in H is obviously satisfied because all those elements are satisfying associativity in G, or out of those elements some elements have been taken in H। जो G में एलिमेंट्स हैं उन्हीं में से तो कुछ H में ले रखे हैं, तो ये लाइन आपको लिखनी चाहिए, मैंने लिख रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि बच्चे ये लिख सकते हैं, और उसके बाद ये तो बच्चों आप में से कुछ बच्चे जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि 8 बजे का मतलब 8 ही बजे होता है, 8 बजे ज्वाइन करिए। बार बार आप आपका नुकसान है, 8 थ्योरम चले गई, आपको पता ही नहीं लगा। दूसरा मुझे भी दिक्कत होती है,
बीच में डिस्टर्ब होना पड़ता है, जो कि मुझे सख्त नापसंद है। अब यहां से एक और टेस्ट आएगा, और वो टेस्ट ये है, आप उसे फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट कह सकते हैं नाम से। फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। आपके पास let G be a group and H is a finite subset of G. Then H is a subgroup of G if H is closed under same binary operation. कोई भी ग्रुप ले लीजिए आप, उसका एक फाइनाइट सबसेट है, तो वो अगर क्लोजर भी सेटिस्फाई करे तो इतना ही पर्याप्त है कि वो अपने आप में सब ग्रुप हो जाएगा केवल क्लोजर में। अच्छा, पहला सवाल तो मेरा ये होगा, क्या जी फाइनाइट होना जरूरी है? तो जी इनफाइनाइट भी हो सकता है। हाँ, जी की फाइनाइटनेस पे कुछ नहीं कहा गया है। आप जब भी पढ़ते हैं ध्यान से समझिए, क्रिस्टो फाइनाइट होना जरूरी है, एच ग्रुप एच को, जी तो एच तो फाइनाइट होना जरूरी है। लेट एच इज अ सबसेट ऑफ जी एंड एच इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट सारे लोग जानते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, जी मे नॉट बी फाइनाइट। तो ग्रुप का फाइनाइट होना जरूरी नहीं है ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा। एच के लिए फाइनाइट होना जरूरी है यहां पर इस कंडीशन के लिए, ठीक है। एच फाइनाइट है, एच इज फाइनाइट एंड, और एक साथ और एक कंडीशन कहिए कि ए बी बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू एच, ये किया गया, ठीक हो गया। तो इतना अगर है तो हमारा दावा है कि एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, तो ये प्रूव करना है, ठीक है। कैसे? क्लोजर तो है, एसोसिएटिविटी की जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेट टारगेट क्या है हमारा, कि एच में आइडेंटिटी है और इनवर्स। इनवर्स है, ठीक है। मान लेता हूं कोई एलिमेंट ए है, 8 मिनट है सर, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ हाँ, हो गई थी ना ना, बातचीत हो गई थी, आज है मेरा बाद में। बाद में ही है सर, थोड़ा देर में 12 बजे के बाद ही होगा, बता देंगे टाइम कर रहे थे, मैंने कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो मान लेते हैं ऐसा लिखने का क्या पर्पज होता होगा, ये नॉन जीरो होगा। हाँ एक ही लाइन में हो गया कि ए नॉन जीरो है, कई बार ऐसा लिखा होता है। अगर अब मैं ऐसा लिख दूं तो क्या प्रूफ हो जाएगा, क्या मतलब हुआ इसका, क्या निष्कर्ष निकलेगा? हेलो,
इसका मतलब 0 बिलोंग्स टू एच हो जाएगा ना। यस सर। दिक्कत ये हो जाएगी कि 0 एच को बिलोंग कर रहा है और नॉन जीरो नहीं कर रहा है, और हमें ये दिखाना है कि ए, ये उल्टा कंक्लूजन हो सकता है कि ए नॉन जीरो है और ए एच में है। शॉर्टकट में आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक हो गया साहब, आपने ऐसा लिख दिया। अब आप सोचो क्या करें। सपोज आप करें कि एच फाइनाइट है, तो एच में जो एलिमेंट्स हैं उनकी कार्डिनलिटी, उनको ऐसे लिखा जा सकता है। सपोज A1 A2 AN, और इन्हीं में से कोई ए भी है, यही मतलब हुआ फिर। ठीक है। अच्छा, नाउ बाय क्लोजर ए अगर एच में है तो ए स्क्वायर भी एच में होगा, क्योंकि क्लोजर सेटिस्फाई हो रही है बच्चों। ऊपर देखिए, ए क्यूब ए टू द पावर 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइटली, ये सब किस में होने चाहिए एच में। भाई? ए एच में है, ए ऑपरेशन ए मतलब जिसको आप ए स्क्वायर बोल रहे हैं वो भी एच में होगा, फिर ए स्क्वायर ऑपरेशन ए, ए क्यूब मतलब वो भी एच में होगा, ए टू द पावर 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइटली करते जाइए, सब एच में ही होंगे ना। यस सर। सर लेकिन एच तो फाइनाइट था। तो इसका मतलब है कि एक दौर के बाद चीजें रिपीट होंगी। क्यों क्यों? आप एग्जांपल देखिए, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा आप लोगों ने पढ़ा है ना, मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप होता है। आप आई टू द पावर एन करते जाइए, तो क्या चीजें नई नई आती जाती है, रिपीट हो जाती हैं? सर रिपीट होता है। रिपीट हो जाए। रिपीट होती है, क्योंकि आपके पास एच तो फाइनाइट सेट है। अगर ये सब डिस्टिंक्ट हो जाएंगे बच्चों, तो फिर एच फाइनाइट कहाँ रहेगा? क्या मैं ये बात समझा पाया? यस सर। ये काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक है, और ये बहुत सारी जगह लगता है जब भी अलजेब्रा में फाइनाइट सेट का मामला आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। बट इफ इंटीग्रल डोमेन इज फाइनाइट, डेफिनेटली इट इज अ फील्ड, मतलब एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, गारंटी है, थ्योरम है। तो वहां भी इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट आता है, तो मैं फिर यही काम करना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने यहां से एक चीज सीख ली। अच्छा, जब भी फाइनाइट आएगा ना, आप करते जाओ ऑपरेशन, तो आपको तो ये ऐसे क्लोजर से मिलते जाएगा, और क्योंकि सेट तो फाइनाइट है, तो एक दौर के बाद ये सारी पावर्स रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। क्या मैं ये अच्छी तरह समझा पाया हर एक को? यस सर। अच्छा, बट एच इज फाइनाइट, तो जहां भी आपका फाइनाइट आएगा आप यही करेंगे। ये भी सीख लो, जैसे यूनिक आता है तो क्या करते हैं, फाइनाइट आता है तो क्या करते हैं, ऐसा मालूम होना चाहिए कि अच्छा करना ये है। एच इज फाइनाइट, सो so not all of these a square a cube, all of these can be distinct element। सही है ना? ये मान लेते हैं। तो फिर मान लो सपोज a to the power I इक्वल टू a to the power j, मान लीजिए आपने, और इनमें एक तो बड़ा हो गई, मान लो I ग्रेटर देन j। ये ऐसा समझो बच्चों, ऊपर ये I to the power 9 और I to the power 5 दोनों बराबर देंगे क्या रिजल्ट? अरे भाई, ये भी आयोटा होगा, ये भी आयोटा होगा, सही है या नहीं? यस सर। आई टू द पावर 4 1 होगा ना? यस सर। तो फिर एक बात बताओ यार,
आइटा टू द पावर आई माइनस जे कर दो तो आइडेंटिटी मिल जाएगी या नहीं? यस सर। अच्छा, सिंस आई माइनस जे, क्योंकि आई जे से बड़ा है तो आई माइनस जे 1 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब है ए इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। आई माइनस जे 1 होता तो ये तब तो यही होता, लेकिन ये 1 नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये जो एलिमेंट है आइडेंटिटी नहीं है, कुछ और इन जनरल ए है, ये समझ रहे हो ना, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। Yes, sir. सर आई माइनस जे ग्रेटर देन 0 की गारंटी ले सकते हैं ना बस? मतलब ये डिफरेंट पावर होंगी ना, तो जे माइनस आई ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जे को बड़ा ले लो, एक ही बात आएगी, जे माइनस आई आ जाएगा। ये यहाँ इसीलिए तो मैंने यहाँ सिंबल लिया है, यहाँ ध्यान दो, ग्रुप का एग्जांपल ले रहा हूँ पैरेलल। आयोटा की जो डिफरेंट पावर बराबर होंगी तो ऊपर पावर तो अलग अलग होंगी ना, यस सर। क्योंकि ये सब डिफरेंट है तो एक दो के बाद रिपीट होंगे, तो ए की पावर आई और बाद में ए की पावर जे रिपीट होंगे, बराबर हो गए। हो सकता है जे बड़ा हो, कोई बात नहीं, तो जे माइनस आई लिख देंगे, उससे क्या होना है, तो आपको ये मिल गया। तो ए जो है आपके पास आइडेंटिटी नहीं है, ठीक हो गया। तो फिर ए आई माइनस जे माइनस 1, ये ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/8। नहीं, ए इनवर्स कर दूं? यस। तो फिर इनवर्स भी एडजस्ट कर रहा है या नहीं? यस सर। आइडेंटिटी भी एडजस्ट कर रही है, इनवर्स भी एडजस्ट कर रहा है, और क्या चाहिए आपको? सो एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, बस हो गया। आपको क्लोजर बताया था, आपने केवल आइडेंटिटी और इनवर्स दिखाने हैं, वो ऐसे आ जाएंगे। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया प्रूफ? Yes, sir. तो अगर फाइनाइट सबसेट टेस्ट लगाया मैंने, सब ग्रुप टेस्ट, कि अगर एच फाइनाइट सबसेट है तो फिर क्लोजर होना ही पर्याप्त है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो ये काफी अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मेट आ जाएगा। हो सकता है 3 ऑप्शन हो, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो। तो बच्चों हमें यह पता लगा कि अच्छा सब ग्रुप ऐसे बना सकते हैं। अब यहां पर एक चीज और आती है, आ, क्या हम दो सब ग्रुप लेके नया सब ग्रुप बना सकते हैं? किसी ग्रुप के दो सब ग्रुप है मान लो, जी है, इससे दो सब ग्रुप ले लिए मैंने, H1 और H2, या H और K ले लो, तो मैं इनसे नया सब ग्रुप बना रहे हैं। ये मैं बता भी देता हूं पहले क्या करने जा रहे हैं। लेट H and K are subgroup of G, then we can make a new subgroup of G। कैसे बना रहे हैं, अब इसके लिए थ्योरम लिखिए, H और K से। कोई आप में से बता सकते हैं कैसे बनाएंगे? एच और के को मल्टीप्लाई करके। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, इंटरसेक्शन से भी कर सकते हैं। दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप ही होता है ना। यस सर। यस सर। हाँ, तो नए सब ग्रुप कैसे बनाओगे, कोई पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे आप? तो कैसे बना रहे हैं उसमें पहले थ्योरम, आप पहला वही कर लेते हैं जो अभी कपिल ने कहा, वही वाला फॉलो कर लो, दूसरा फिर दूसरे में बनाएंगे। तो चलो पहले इंटरसेक्शन आसान है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। लेट
H1 and H2 be two subgroups of a group G, then H1 intersection H2 is also a subgroup of G. तो आपसे दो दे दिए और कहा एक और बनाओ, तो कुछ मत करो यार, इंटरसेक्शन ले लो, ये एक रास्ता है। तो कैसे प्रूव करें देखिए, लेट H1 subgroup of G and H2 subgroup of G। ठीक हो गया। क्लेम क्या है? H1 intersection H2 is subgroup of G। ठीक हो गया। सपोज ए और बी दो एलिमेंट ले लीजिए, H1 intersection H2, तो इसका मतलब है ए कॉमा बी H1 में भी होगा, इंटरसेक्शन में है तो H2 में भी होगा। बच्चों ध्यान रखिए कि ए कॉमा बी जिसमें माने शुरू में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जिसको प्रूफ करना होता है हमेशा पॉइंट्स उसी में माने जाते हैं, इसे प्रूफ करना है तो इसी में लिए जाएंगे ए कॉमा बी। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अगर ज्योमेट्री में एक एलिप्स ले रहा हूं मैं, एक सर्कल जा रहा है, कुछ और कुछ काट रहा है यहाँ पर, तो दो या दो से ज्यादा कर्व कुछ कभी मिलते हैं, तो ज्योमेट्री में भी बच्चे परेशान रहते हैं कि यार एक्स कॉमा वाई जो आर्बिट्ररी पॉइंट है वो लेना किसमें है। तो प्लीज याद रखिए आर्बिट्ररी पॉइंट हमेशा उसमें लेना है जिसको प्रूफ करना होता है। अगर इसको कुछ एलिप्स प्रूफ करना है या कुछ है तो इसी में लगे। अगर ये लॉजिक ज्योमेट्री में भी याद रहेगा आपको तो बहुत सारे कंफ्यूजन कम हो जाएंगे। ठीक है, जिसको प्रूफ करना है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है ये भी तो, यहाँ भी तो जो ज्योमेट्री में आप बना रहे हो ये भी तो सेट ही तो है, पॉइंट्स के कलेक्शन है जो एक खास तरह से लगे हुए हैं। यस सर। अरे भाई ये लाइन सेगमेंट है, ये सेट है या नहीं है? यस सर। है। साथ में ये तो ये भी बता रहा है कि एलिमेंट लगे कैसे हैं। ये लगे कैसे हैं इस टोपोलॉजी, लगे कैसे हैं ही टोपोलॉजी है बस, कि एलिमेंट्स हैं कैसे लगे हुए। तो जब टोपोलॉजी आएगी तब अभी तो टोपोलॉजी पढ़ने में भी टाइम है, क्योंकि बीएससी 6 सेम के पेपर कल पूरे हुए हैं। अब कब रिजल्ट आएगा इनका, फिर एमएससी में एडमिशन होंगे इनके। जब एडमिशन होंगे तब टोपोलॉजी स्टार्ट होगी, तब तक नंबर थ्योरी हो जाती है मेरे ख्याल से। अच्छा, ए बी H1 में है, H1 तो सब ग्रुप है, तो ए बी इनवर्स H1 में होगा या नहीं? यस सर। H1 H2 दोनों ही सब ग्रुप है भाई जी। तो ए बी इनवर्स H1 में भी है, ए बी इनवर्स H2 में भी है, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 intersection H2। H2। So, and this is true for every A comma B belongs to H1 intersection H2, क्योंकि आपने जो शुरू में माना है वो तो आर्बिट्ररी है, तो सभी पे लागू होता है। So, H1 intersection H2 is a subgroup of G। प्रूफ। इससे आसान क्या प्रूफ होता है, कुछ है ही नहीं करने। तो बच्चों अब यहां से एक नया सवाल उठता है। मैंने ये कहा कि किसी ग्रुप के दो सब ग्रुप हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप आया। अब किसी बच्चे ने पूछा सर एक ग्रुप के 3 सब ग्रुप हैं, क्या उन तीनों का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप ही आएगा? तो उसका जवाब है हाँ। 4 सब ग्रुप होते, 4 इनफाइनाइट होते सब ग्रुप किसी के। क्या कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं एक ग्रुप जिसके इनफाइनाइट सब ग्रुप है? कोई स्टूडेंट?
सर रूट यूनिटरी रूट कौन सा यूनिट निकालोगे? वो तो फाइनाइट नहीं होंगे। सर जेड प्लस। हैं? अच्छा, बिल्कुल। ये ग्रुप है, इसको जी मान लो। तो आपने 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z एंड सो ऑन ले लो। ये सब ग्रुप हुए या नहीं? NZ बेसिकली। यस सर। तो और कितने होंगे सोचिएगा, जितने नेचुरल नंबर होते हैं। सरल एग्जाम्पल है भाई। और बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि सब ग्रुप की संख्या, ये तो आप काउंटेबल तो है, कम से कम आप इनको काउंट तो कर सकते हैं। हो सकता है नंबर ऑफ सब ग्रुप अनकाउंटेबल हो। तो फिर अब यहां से जो थ्योरम आती है उसमें थोड़ा केयरफुल रहना है। वो है आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ a group G is also subgroup of G। ये प्रूफ करना है कि दो ही नहीं, जितने भी हो, 2 3 4, फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, किसी ग्रुप के जितने सब ग्रुप हैं और जितने मर्जी का इंटरसेक्शन लेना चाहो, आपको एक सब ग्रुप ही मिलेगा। तो अब मैं क्या प्रूफ करता हूं इसमें आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन में, देखिएगा। लेट H lambda be a subgroup of G for every lambda belongs to index set। ये कैपिटल लैम्डा है बच्चों, और ये स्मॉल लैम्डा है। जैसे लैटिन में भी स्मॉल कैपिटल लेटर है, वैसे ही जैसे इंग्लिश में है। लैटिन मदर लैंग्वेज की तरह काम करती है, इंग्लिश और यूरोपियन लैंग्वेजेस के लिए। जैसे संस्कृत हमारे यहाँ नॉर्थ इंडियन भाषाओं के लिए काम करती है, और तमिल साउथ इंडियन भाषाओं के लिए मदर लैंग्वेज का काम करती है। उसी से बाकी डेवलप हुई माना जाता है। तो ऐसे लैटिन है, तो लैटिन में स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का जिक्र है, आपने ये पढ़ा होगा। ये क्या है, स्मॉल और कैपिटल है या नहीं? यस सर। यस सर। क्या पढ़ते हैं इसको? सर डेल और डेल्टा। दोनों को डेल्टा पढ़ते हैं बेटा। डेल ये होता है, ये दोनों डेल हैं, वो दोनों डेल्टा हैं। बच्चे सही पढ़ भी नहीं पाते कई बार, बड़ा अफसोस भी होता है मुझे कई बार। इसको भी बताना पड़ेगा। पाई ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग पाई, अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग पी। और कैपिटल 5 में बोल रहा हूं, देखना। मैं इसलिए कह रहा हूं, एनपीटीईएल के वीडियो देखेंगे तो कई प्रोफेसर इसको फी पढ़ेंगे, कई 5 पढ़ेंगे। कुछ नहीं है वो। अब बात यह है कि आप अमेरिका से इंस्पायर्ड है तो फी पढ़ लेंगे, ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है तो 5 पढ़ेंगे। कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अमेरिकन का कहना है जो जैसा दिख रहा है वैसा क्यों नहीं पढ़ते हो आप? तो अमेरिकन इसको कैसे पढ़ेंगे? फाइनेंस फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। ब्रिटिशर कैसे पढ़ेंगे? फाइनेंस। फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। समझ में आया? तो यस सर। प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा अंतर है। ब्रिटिश इसे क्या पढ़ते हैं? फाइनल। फाइनल।
अमेरिकन जब फी पढ़ते हैं तो यहाँ पर रोकना मुश्किल हो जाता है, तो वो ये लगा देते हैं आगे से, आप पढ़ो। फिनाले। हम्म। अब है क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो ब्रिटेन का जलवा था दुनिया में, तो लोग ब्रिटिश इंग्लिश बोल बोल के बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे और उनको दिखाते थे कि हम तुमसे कितना सुपीरियर और एलिट क्लास है। आज अमेरिका का जादू सर सड़के बोल रहे हैं, तो लोग अमेरिकन इंग्लिश बोलने में बड़े गर्व का भाव रखते हैं। मैंने देखा है कि देखो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, तुम लोग नहीं जानते। ब्रिटिश इसको क्या पढ़ते हैं? GUAR है। ब्रिटिश इसको गार्जियन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गार्जियन, जॉ। अमेरिकन कहते हैं जब यहां तक गार्ड था तो बाद में ये अचानक गार्डियन बनने के बजाय गार्जियन कैसे बना? तो जैसा दिख रहा वैसा पढ़ो, तो जैसा दिख रहा वैसे ही पढ़ दो। क्या कहेंगे फिर अब इसे? गार्डियन। हाँ। तो बच्चों ये लैंग्वेज जो है ना, ये मैथमेटिक्स नहीं है। लैंग्वेज में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन में इतना ज्यादा टेंशन मत लिया करो, कभी मत लेना कि यार गार्डियन सही है कि गार्जियन सही है। अरे दोनों सही है। मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ, हमारे लालू प्रसाद यादव भी हिंदी बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मैं क्या कहूँ, लालू हिंदी नहीं बोलते क्या? बोलते हैं। उनका हिंदी का लहजा अलग है, बिहारियों का अलग है, कश्मीरियों का अलग है। साउथ इंडियन हिंदी बोलते हैं तो कॉमेडी लगती है, वो अलग ही बोलते हैं। लेकिन आप ये थोड़ी कहेंगे वो हिंदी नहीं बोलते। तो भाषा के मामले में ये कहना कि इसका उच्चारण केवल यही होता है, इसके अलावा अगर आपने बोला गलत है, ये थोड़ा सा रिजिड होना होगा। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? यस सर। सेंटर की स्पेलिंग कौन सी सही है? दोनों सही है। ये ब्रिटिश इंग्लिश है या अमेरिकन इंग्लिश? ये काम मीटर में भी होता होगा। स्पेलिंग में भी बहुत सारी जो माइनर अंतर है। फाइनल का फिनाले बना रखा है। तो आप लोग महसूस करिएगा बच्चों, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग अब जिस स्तर पर हैं, कल को आपको कई अच्छे प्रोफेसर्स की किताब पढ़ने को मिलेंगी। अगर आप ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज जो है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, एडिनबर्ग है, अब हैम्पशायर है, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर वहां का कोई प्रोफेसर लिखेगा तो नॉर्मली वो ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करता है। लेकिन अगर MIT है, प्रिंसटन है, पर्ड्यू है, हार्वर्ड है, कोलंबिया है, तो वो यहाँ का यूज करेगा। तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ज्यादा परेशान भी नहीं होना है। मतलब ठीक है, ये लोग वह बोल रहे हैं तो मैं जिसका बोलना हूं। मैं तो ये सोच रहा हूँ ब्रिटिश अमेरिका तक तो ठीक था, लेकिन चाइना जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, कुछ समय बाद ये ना हो जाए कि ये सीखना जरूरी हो गया है। फिर क्या होगा? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये इंडेक्स सेट है। इंडेक्स सेट का मतलब ये एक ऐसा सेट है जो फाइनाइट भी हो सकता है, जो इनफाइनाइट भी हो सकता है, जो काउंटेबल भी हो सकता है, जो अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो ये गिना भी नहीं जा सकता। हमें नहीं पता ये क्या है, इसलिए हम इसे H1 H2 H3 नाम नहीं देंगे, H लैम्डा नाम। BSc सेकेंड ईयर से रिलेटेड जो बच्चे हैं वो समझ पाए क्या कह रहा हूं? कोई है BSc 2 का भी जिनका ये सिलेबस है और वो क्लास पढ़ रहे हो? यस सर। ये सब बाकी क्लास वाले ही बैठे हुए हैं। अरे भाई सवाल समझ में नहीं आया क्या? BSc सेकेंड ईयर से कोई स्टूडेंट है इस क्लास में इस समय? वाह, मजा आ गया, चलो अच्छी बात है। तो क्लेम क्या है इस बार? इंटरसेक्शन दिस
इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ जी। ये प्रूफ करना है, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन। सपोज, तो जिसको सब ग्रुप प्रूफ करना है उसमें एलिमेंट्स ले लो। ये हमारे सेकेंड ईयर के बच्चों की स्थिति है बच्चों, अब क्या कहा जाए। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। जिंदगी में कभी ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, तुम अपना काम करते रहो। जिसको आना होगा आपके साथ आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। ए और बी अगर इंटरसेक्शन में है तो सब में ही होंगे। ए ट्रॉमा बी बिलोंग्स टू एच लैम्डा एंड दिस मस्ट बी ट्रू फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा। ये कैपिटल लैम्डा सीख लीजिएगा अभी जो मैंने बताया ये। बट each h lambda is a subgroup of G and this is true for every lambda belongs to this। तो इसका मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच लैम्डा फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा। और जब सभी में ये ए बी इनवर्स है तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ एच लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। हो गया प्रूफ। तो इसका मतलब सब ग्रुप है। तो दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है, और दो से ज्यादा के कितने भी ले लो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है। यही काम सब रिंग में भी है, सब स्पेस में भी है, सब फील्ड में भी है, पता नहीं कहाँ कितनी सारी चीजें चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पर लेते हैं, प्रूव दैट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स of a group G may not be a subgroup of G। अब मैंने इस बार थ्योरम नहीं बनाई, मैंने कहा कि दो सब ग्रुप है तो उनका जो यूनियन है वो जरूरी नहीं है सब ग्रुप हो। ऐसा कहने का मतलब कोई काउंटर एग्जांपल होगा फिर यहाँ जेड क्या। वाला ही ले लेते हैं। हाँ जी, तो जेड वाला ही ले लेते हैं, 1Z 2Z दोनों का यूनियन कर देंगे, फिर वो क्लोज नहीं होगा। ठीक हो गया बच्चों। देखो जी में ये ले लेता हूँ जेड प्लस, ये ग्रुप है एडिशन में, और H1 ले लेता हूँ 2Z, और S2 ले लेता हूँ 3Z। ठीक है, सब ग्रुप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो H1 S2 आर सब ग्रुप ऑफ G। H1 यूनियन S2 करो, मैं ऐसा करता हूं ना आपको समझाने के लिए। 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन, यूनियन 0 +-3 +-6 +-9 एंड सो ऑन, ताकि आप सरलता से समझ जाओ। तो कितना आएगा, यूनियन है +-2 +-3 +-4 +-6 +-9, 8 भी आएगा, +-9 एंड सो ऐसा आ गया। अब एक बात बताइए, 2 और 3 दोनों H1 यूनियन H2 में है। यस सर। ठीक, ऑपरेशन क्या है बच्चों, एडिशन। जैसे आप चाहे तो S3 ले लो, तो S3 में 2 और 3 है, 2 + 3 भी S3 में आएगा। यस सर। नो सर। नहीं आएगा सर, होना चाहिए। 2 + 3 H1 यूनियन S2 में नहीं है ना। नो सर। और तभी तो मैंने डिटेल में लिखा ताकि आपको दिखे कि यार नहीं है, स्पष्ट है। तो क्लोजर सेटिस्फाई नहीं हो पाई, बस हो गया। फिर क्लोजर ही जो नहीं हो रहा तो आगे क्यों जाना है। समझ में आया या नहीं आया।
आगे सर। तो दो सब ग्रुप हैं, उनका यूनियन जरूरी नहीं है सब ग्रुप हो। मैंने ये लिखा मे नॉट बी, मैंने विल नॉट भी नहीं लिखा। मैंने ये नहीं कहा कि मतलब कभी भी दो सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं कहा है। मैंने कहा नहीं भी हो सकता है। नहीं हो सकता का तो एग्जाम्पल हो गया, लेकिन इसका मतलब हो भी सकता है। तो कब हो सकता है उसके लिए हमें थ्योरम करनी चाहिए। तो हमारे पास एक थ्योरम है बहुत अच्छी, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स of a group G is also a subgroup of G if and only if one is contained in the other. Contained in the other. ये प्रूफ करना है। अब इसको समझना है क्या कह रहे हैं। एक बार सीख लिया तो ये भी आपको कई जगह मदद करेगा ही, कई सारी जगह पर ये यूजफुल हो जाएगा, सब स्पेस में भी, रिंग थ्योरी में भी, ग्रुप थ्योरी में भी, लीनियर अलजेब्रा में। बच्चों एक ही जगह की मेहनत होती है और हम लोग उसी को नहीं करना चाहते। अगर आपने ग्रुप थ्योरी के फाउंडेशन बना ली ना तो अलजेब्रा में दिक्कत नहीं आनी, आप आगे खुद भी कर लोगे। हाँ बेटा। अगर आपने एनालिसिस में रियल एनालिसिस को समझ लिया और कॉम्प्लेक्स को भी, कॉम्प्लेक्स में थोड़ा टेढ़ापन है, कुछ अलग चीजें भी, बाकी एनालिसिस में फिर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, समझ में आना शुरू होता है। तो मैं मान लेता हूँ लाइक अब जी तो इफ एंड ओनली इफ है या नेसेसरी या सफिशिएंट वाली इफ पार्ट कर लेते हैं। लेट either H1 is contained in H2 or H2 is contained in H1। H1 या तो H2 का सबसेट है या H2 H1 का। तो फिर एक बार बताइए उस सिचुएशन में H1 यूनियन H2 क्या आ जाएगा? पहले वाले केस को मानते हैं तो क्या आएगा? S2 H2 H2 और दूसरा मानते हैं तो H1। H1 तो यूनियन जो भी आएगा वो तो पहले से ही सब ग्रुप है ना। यस सर। तो अगर इनमें से मैंने ये कहा कि वन इज कंटेन्ड इन द अदर तो ये प्रूफ हो गया कि फिर वो यूनियन सब ग्रुप है। देन H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। वो ऊपर भी लिखा था सिंबल में, ऐसे भी लिख दिया। ओनली इफ पार्ट में ये करना है, let H1 H2 subgroup of G such that H1 union H2 is also a subgroup of G। मान लीजिए H1 H2 तो सबग्रुप है, यूनियन भी है, ठीक। क्लेम क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है? आइदर H1 is subgroup of S2 H1 union H2 is contained within H2 और या फिर ऐसा कर दो, ये करना है। तो हम इसे कंट्राडिक्शन से करते हैं। सपोज neither H1 is contained
in S2 nor S2 is contained in S1। कोई किसी का सबसेट नहीं है मान लो, तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगा। तो हम कहेंगे यार इसका मतलब हमने गलत एज्यूम किया है, और अगर ये गलत है तो फिर या तो H1 S2 का सबसेट होगा या S2 H1 का होगा। अच्छा, अब अगर आप ये कह रहे हैं कि H1 इज नॉट कंटेन्ड विद इन S2, आप ऐसा कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा होगा। देखो ये सर एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जो, हाँ, इसका मतलब ऐसा हो सकता है ना, देखो ये H1 है, ये S2 है। H1 में कम से कम 8A ऐसा होगा जो S2 के अंदर नहीं आ रहा होगा, कम से कम 8, ज्यादा भी हो सकते हैं, तभी कुछ ऐसा होगा ना। यस सर। यस सर, दिस implies there exists at least one element say, उसको कुछ मान लो A belongs to H1 but A does not belong to S2। चलो ठीक, और आपने कहा है कि भाई ये कंडीशन भी है अभी, ऑल्सो S2 is not a subset of H1। या तो सबसेट बोला करो, या तो ऐसा बोलो S2 is not a subset of H1, या S2 is not contained in H1, एक ही बात है। This implies there exists at least one element, say B belongs to S2 but B does not belong to H1। कोई बात नहीं साहब, एक A में है एक B में है, A और B दोनों ही H1 यूनियन H2 में आ जाएंगे या नहीं? बच्चों यूनियन में आने के लिए 8 में आना पर्याप्त हुआ या नहीं? Yes, sir. तो A H1 में है इसलिए यूनियन में आ गया, B H2 में है इसलिए यूनियन में आ गया, ठीक हो गया। लेकिन हमने तो एज्यूम किया है कि H1 यूनियन H2 इज अ सबग्रुप ऑफ G। तो अगर A, B इसमें है तो AB इनवर्स भी हो जाएगा H1 यूनियन H2 में, ठीक है। अगर यूनियन में है कोई चीज तो किसी न किसी में तो होगी ना। दिस इंप्लाइज आइदर AB इनवर्स बिलोंग्स टू H1 और AB इनवर्स बिलोंग्स टू S2 और बोथ। कोई चीज यूनियन में आती है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एटलीस्ट वो 8 में तो है ही, ठीक है। Yes, sir. चलो ठीक, एक एक करके हम सारी संभावनाओं को खत्म कर देते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि AB इनवर्स बिलोंग्स टू H1 है, और अभी H1 में क्या था ऊपर देखो तो A belongs to H1। A. A था ना, और B A इनवर्स भी बिलोंग्स करेगा तो क्लोजर से करेंगे सर। ठीक हो गया। अभी आपने ये लिया, देखिए ऊपर जहां मैंने अंडरलाइन किया, A H1 में है एंड A बिलोंग्स टू H1 है, तो A इनवर्स भी होगा H1 में, क्योंकि H1 भी तो ग्रुप है, ये तो कहीं रखा है। तो A इनवर्स और AB इनवर्स भी H1 में होना चाहिए बाय क्लोजर। यहां से क्या आ जाएगा यार, सीधे लिख रहा हूं, B इनवर्स H1 में आ गया, पॉसिबल ही नहीं है ये B इनवर्स H1 में आ जाए, क्योंकि अभी एक बात बताओ, अगर B इनवर्स H1 में होगा और H1 ग्रुप है तो इसका इनवर्स भी होगा ना फिर। यस सर। मतलब B भी होगा ना H1 में। Yes, sir. और आपने क्या लिखा है यहाँ? डज नॉट बिलोंग टू H1। ये कंट्राडिक्शन है या नहीं?
यस Yes, सर। sir. तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, दूसरा टेट्राहेड्रल लाते हैं। ए बी इनवर्स H2 में भी नहीं हो सकता, अभी दिखाता हूं मैं। इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H2 और बी बिलोंग्स टू H2, ये तो सीधे ही हो गया। ए बी इनवर्स बी बिलोंग्स टू H2 होगा, और ज्यादा तामझाम नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधे ए बिलोंग्स टू H2 आ जाएगा एसोसिएटिवली से। देखिए, बी बिलोंग्स टू H2 तो था शायद, ये देखिएगा ये, लेकिन क्या ए था H2 में? नो No, सर। sir. अब क्या प्रूफ हो गया है? अगेन कंट्राडिक्शन। So initial assumption was wrong. तो इनिशियल एज्यूम्पशन क्या था? वो जो था वो गलत था। तो फिर इसका मतलब आइदर H1 इज कंटेन्ड इन H2 और H2 इज कंटेन्ड इन H1। मतलब दो सब ग्रुप के यूनियन के मामले में ध्यान रखिएगा बच्चों, हमेशा एकमात्र संभावना है यूनियन सब ग्रुप होने की, एकमात्र, और कोई चॉइस ही नहीं है कि इनमें से कोई एक दूसरे के अंदर होगा। बाकी किसी भी स्थिति में यूनियन सब ग्रुप नहीं हो सकता। और अगर ये अच्छी तरह समझ में आ जाए तो आपको सब स्पेस में भी आ जाएगा, और रिंग थ्योरी में भी ऐसा 2-3 जगह है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक जगह समझो, 3 जगह फायदा उठाओ उसका फिर। तो ये था आज का सब ग्रुप वाला काम। किसी को कुछ पूछना है, कहना है तो बोलिए। सर जो सर्कल ग्रुप है ना सर, nth क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसके सब ग्रुप्स होंगे ना? हाँ हाँ, होंगे। इनफाइनाइट वो इंटरसेक्शन वाले में उसका काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं? कॉम्प्लेक्स में लोगे मॉड सेट 1, सर तो वो तब आएगा ना, मैंने लिया नहीं। मॉड जेड इक्वल टू 1 ले लोगे तब आएगा वो इनफाइनाइट ग्रुप। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आप इस सर्कल को क्या बोलेंगे? यूनिट सर्कल है तो मॉड जेड इक्वल टू 1। तो बच्चों जी का मतलब ये सारे जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट मॉड जेड इक्वल टू 1। क्या ये मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप होगा? बाउंड्री पर कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, जैसे Z1 Z2, तो फिर मॉड Z1 1 होगा। बाउंड्री पर है तो मॉड ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है, सभी यूनिट सर्कल में है, सभी के ओरिजिन से डिस्टेंस 1 होगा। अब ये बताइए, मॉड ऑफ Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड Z1 मॉड Z2 तो सभी ने पढ़ा होगा इतना, तो ये 1 into 1 1 ही आएगा। अगर इसका मॉड 1 आ रहा है तो ये भी यूनिट सर्कल में ही है, तो इसका यस मतलब ये भी जी में है। क्लोजर हो गया या नहीं? यस सर। ठीक है, एसोसिएटिविटी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ये वाला पॉइंट होगा यार 1,0 यस सर। होगा या नहीं होगा? सोचो, अरे जेड अगर 1,0 है तो 1 + 0 आई हुआ ना, 1 ही हुआ। तो अब इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो, इतना ही आएगा, उतना ही रहेगा मतलब। तो ये आइडेंटिटी हुई या नहीं? यस सर। अब एक बात बताइए, अगर कभी मॉड जेड 1 है तो 1/मॉड जेड कितना होगा? 1। तो हर एक का इनवर्स होगा या नहीं होगा? यस सर। और कॉम्प्लेक्स एबिलियन ग्रुप हो जाएगा या नहीं बच्चों? यस सर। तो ये कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है यूनिट सर्किल की बाउंड्री पर?
इन्फिनिटी। अनकाउंटेबल, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक अनकाउंटेबल ग्रुप है, इनफाइनाइट होगा, अभी छोड़ो ठीक। इसमें आप क्या कह रहे थे, आप बताओ। nth क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ना सर, उसके सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी तो सब ग्रुप ही आएगा। हाँ, तो वो आइडेंटिटी आ जाएगा। सारे सब ग्रुप का इंटरसेक्शन करेंगे, सबसे छोटा सब ग्रुप आइडेंटिटी हो गया अकेले। ठीक है। यस सर। अरे भाई, जो यूनिट था ना, जो अगर आप 1 to the power 1/n करेंगे तो आप n साइडेड पॉलीगन बनाएंगे, ये समझ में आ रहा है। यस सर। n साइडेड पॉलीगन जो है बच्चों, उसी से सर्कल का एरिया भी आता है। ये देखो, ये n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, मान लो। पूरा नहीं बनाते क्योंकि पूरे में आप साइड काउंट कर देंगे, नहीं तो थोड़ा बना के छोड़ दो। अब एक बात बताओ, टोटल साइड n है, तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएंगे सारी साइड मिला के? पाई अपॉन n। सारी साइड मिला के 2 पाई बनाएंगे, तो एक साइड कितना बनाएगी? 2 पाई अपॉन n। अगर ये 2 पाई अपॉन n है और ये यूनिट सर्किल है, तो ये 1 मान लो, नहीं तो r मान लो, r रेडियस का है। तो इस ट्रायंगल का एरिया बता सकते हैं आप? अगर ये ए बी सी है तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, ए के सामने स्मॉल है, बी के सामने स्मॉल बी, सी सर के हाफ ए बी। तो हाफ ए बी साइन सी, या हाफ बी सी साइन ए, या हाफ ए बी बी सी ए साइन बी। ये ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री से। इसको गौर करिए, इस फॉर्मूले में क्या है, ए और बी ले रहे हो तो उनके बीच का एंगल, बी और सी ले रहे हो तो उनके बीच का एंगल साइन, सी और ए लेते हो तो उसके बीच का एंगल। तो अब इस फॉर्मूले से इस ए ओ बी का एरिया कितना होगा? हाफ आर इंटू साइन 2 पाई/n। सभी लोगों को क्लियर है इतना? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो एक बात बताओ, ये एक ट्रायंगल बना, फिर अगली साइड से भी इतना ही एरिया का बनेगा, अगले से भी रेगुलर पॉलीगन है, तो टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे ऐसे? एन साइडेड है तो n। And triangle. तो एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या हो जाएगा? n इंटू n टाइम्स हाफ आर स्क्वायर साइन 2 पाई/n। सबको क्लियर है इतना? यहां से बहुत शानदार रिजल्ट आ जाता है बच्चों। आर स्क्वायर अपॉन n टू साइन 2 पाई/n किया आपने। अगर आप साइड बढ़ाते जाए लगातार और धीरे धीरे अगर साइड n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाए, तो देखिए क्या आता है, आर स्क्वायर बाहर साइन 2 पाई/n अपॉन 2 पाई/n कर लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो n ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आ गया, 1 पाई नीचे आ गया, तो 1 पाई बाहर कर लीजिए। n टेंडिंग टू इंफिनिटी में इस लिमिट की वैल्यू कितनी आती है? 1। ये 1 है, तो फिर क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। एक रेगुलर पॉलीगन में आप साइड बढ़ाते जाइए धीरे धीरे, साइड इंफिनिटी की ओर जाएंगे बच्चों, तो वो सर्कल बन जाएगा, और उस समय सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो कैसे आया सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर? एक तरीका ये भी है। सर्कल इज अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड n वेयर n टेंडिंग टू इंफिनिटी। एनालिसिस ये दिखाती है आपको। अरे, इसमें भी कुछ नया सीखने को मिला नहीं? यस सर। चलो ठीक है बच्चों, ये भी है। मैं फिर कह रहा हूं, सर्कल इज एक्चुअली अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड n वेयर n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो सर्कल का एरिया आप लिमिट से निकाल सकते हैं।
पहले आप रेगुलर पॉलीगन बनाइए एन साइडेड, एन साइड सेंटर पे 2 पाई एंगल बनाती हैं, तो 8 साइड 2 पाई अपॉन एन, तो 8 ट्राइंगल का एरिया निकालो। ऐसे तो एन ट्राइंगल बनेंगे, तो इंटू एन कर लो और फिर लिमिट लगा दो, आ गया आंसर। आप क्लास 11 को पढ़ा सकते हैं ये चीज, क्योंकि वहां लिमिट पढ़ाई जाती है।